का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आज हमारे साथ डॉक्टर महिमा, जो एक जनरल फिजिशियन और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो एक टॉपिक के साथ मैम जुड़े हैं। तो बीमारी के बारे में, यहाँ पर बीमारी क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशन क्या करना चाहिए। तो टॉपिक है एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में मैम आज यहाँ पर संबोधित करेगी, बताएगी सबको। तो मैम आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम आप लैपटॉप से ज्वाइन हैं या फिर फोन से मैम? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम। मैम एक बार ये आप ना लीव करिए, फिर दोबारा ज्वाइन करें। निमि सर मैम को दोबारा ज्वाइन करवाएं। दोबारा लिंक भेजा है मैम, दोबारा उसी लिंक पे ज्वाइन कर रही है मैम। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हैं, एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। हाँ जी, तो मेरा नाम डॉक्टर महिमा है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 5 years एज अ जनरल फिजिशियन इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अभी मैं बैक टू होम टाउन हूँ हरियाणा में, बट इन बिटवीन आई यूजली टेक अप रिमोट वर्क एज वेल, लोकम एज वेल। तो मैंने एक्चुअली लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में काम किया है। ऑलमोस्ट पीडियाट्रिक्स हो गया, आपका ओबीजीवाईएन हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, डर्मेट हो गया, एंड even in rural postings, I have also served in rural areas. So that's it, I think. ओके मैम, थैंक यू। तो मैम जैसे आज एनीमिया जो टॉपिक है, तो ये मोस्ट कॉमन है। हर जगह इसके पेशेंट देखने को मिलते हैं, चाहे कि गायनी पेशेंट है, चाहे किसी बच्चा है। तो सभी को खून की कमी है और समस्या है ये प्रॉब्लम। तो मैम एनीमिया के बारे में आप बताइए। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब आप किसी भी एज ग्रुप में देख लो, हमारे को ये पेशेंट्स मिल ही जाते हैं। तो एक्चुअली तो आज हम थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि अनीमिया होता क्या है। बेसिकली या तो इसमें आपका जो ब्लड का जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन ले जाने का टू द पेरिफेरल टिश्यूज, वो कम हो जाता है। अब वो कम एचबी कम होने की वजह से भी हो सकता है, वो कम आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेल की मात्रा कम हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर वो जो सेल की जो डिस्ट्रक्शन हम जिसको बोलते हैं कि भाई सेल की जो नॉर्मल लेवल रेंज थी उसमें उसका फॉर एनी रीजन वी विल डिस्कस दोस रीजंस की कॉजेज की किस वजह से जो है कम हो जाता है। सो एक्चुअली अगर हम टाइप्स की बात करें, अगर मोटा मोटा हम स्टार्टिंग में टाइप्स देखें, तो हम इसको ना दो तरीके से एक्चुअली हम डिवाइड कर सकते हैं कि मैम आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया है। नेटवर्क इशू। हेलो, जी जी यस मैम। मैम। इसमें नेटवर्क के हमेशा इशू रहता है, पता नहीं क्या है। हेलो, यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है आपके। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तो हम इसको जो जो रेड ब्लड सेल्स का हमें मॉर्फोलॉजी दिखता है पेरिफेरल स्मीयर पे, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। आल्सो व्हेन वी गेट दिस एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी वैल्यूज, उसमें भी हम लोग जो मीन जो वॉल्यूम है बेसिकली जो रेड ब्लड सेल का,
रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल साइज है उसका, तो उसको हम नॉर्मोसाइटिक अनीमिया बोलते हैं। अगर रेड ब्लड सेल का जो साइज अगर कम हो गया है नॉर्मल रेंज से, उसको हम माइक्रोसाइटिक बोलते हैं, और उसका अगर साइज ज्यादा है तो मैक्रोसाइटिक है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अलग अलग कंडीशंस में हमारे को अलग अलग कॉजेज में अलग अलग इटियोलॉजी में अलग अलग हमारे को मॉर्फोलॉजी देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा अगर कोई पेशेंट हमारे पास में आता है अनीमिया का, तो हमारा 3 चीजों पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। पहले तो कि भाई इसको किस रीजन से अगर हुआ होगा, तो 3 वजह हो सकती है हमारे पास में। या तो उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्शन में ही जो है प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में ही कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, तो वो हम आगे मैं बताऊंगी कैसे कैसे उसमें कारण हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन में बेसिकली आपका बोन मैरो सेल से बनता है, स्पेशली व्हेन वी सी पीडियाट्रिक एज ग्रुप। तो उसमें अगर लेट्स सी कि प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, तो बच्चे को अनीमिया मतलब आफ्टर बर्थ बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। और सेकंड जो है आपका हो गया कि प्रोडक्शन ठीक है, बट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका ब्लड में, वॉट एवर बी द रीजन। जैसे यूजली हमें मलेरिया में देखने को मिलता है ये कारण कि मलेरिया जो पैरासाइट होता है उसमें आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। एंड देयर कैन बी अदर रीजंस व्हिच आर कॉल्ड एज हेमोरेजिक रीजंस। मतलब कि जैसे यूजुअली जो फीमेल्स में हमारा अडोलेसेंट एज ग्रुप हो गया, या प्रेगनेंसी जो है, इसमें प्रेगनेंसी में एक तो आपका डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। उस वजह से है कि आपका डिमांड इंक्रीज हो जाता है, और पेशेंट अगर इनटेक प्रॉपर नहीं है एंड उसमें अगर सप्लीमेंट्स वो नहीं ले रहा है, सप्लीमेंट्स हैज टू बी गिवन इन प्रेगनेंसी वेदर दे आर गुड। मतलब अगर अच्छे से वो ले भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो भी जो आयरन का जो रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी में, वो डाइट से पूरा नहीं होता है, तो हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ता है। इनफैक्ट आपको डिलीवरी के 6 महीने बाद तक, लास्ट जो मेरे पास ओपीडी कॉल आई थी वो यही इससे रिलेटेड ही थी, तो वो उसको यही काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को जो है डिलीवरी के 6 महीने के बाद तक उसको आयरन सप्लीमेंट्स जो है कंज्यूम करने होते हैं। तो अगर हम इसमें जो बात कर रहे थे कि जो डाइटरी डेफिशिएंसी की अगर हम बात कर रहे थे, उसमें आपका एक तो आयरन डेफिशिएंसी आ जाता है, जो कि मोस्ट 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 ऑफ द कॉमन अपने जो देश में यही दिक्कत है। सेकंड जो अपना है फोलेट डेफिशिएंसी हो गया, और जो माइक्लोब्लास्टिक एनीमिया जिसको कहते हैं फोलेट डेफिशिएंसी, एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है। तो उसमें आपको थोड़ा सा और पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है, रूल आउट करना पड़ता है कि इज इट रिलेटेड टू एनी अदर एनीमियाज। जैसे कि पर्निशियस एनीमिया जो होता है, उसमें आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है B12 बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज। तो वो चीजें भी हमारे को कवर अप करनी पड़ती हैं। तो बेसिक अगर हम बात करें जो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है अपना, वो उसके बारे में चलो हम अगर बात कर सकते हैं। तो उसमें एक तो ऐसा है कि आप को पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो सिर्फ न्यूट्रिशन की वजह से है या फिर ब्लड लॉस भी है उसमें इन्वॉल्व। जैसे कि पेशेंट अगर मेंस्ट्रुएटिंग पेशेंट है, तो क्या पीरियड्स हैवी फ्लो पीरियड्स हैं या इरेगुलर पीरियड्स हैं। इसके अलावा अगर कोई जैसे आपके हेमोरॉइड्स हो गए, या कोई पोटी के रास्ते जो खून निकलता है, या फिर जो ब्लीडिंग हो रही है, सपोज आपकी पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, या किसी पेशेंट अल्कोहलिक पेशेंट्स को मान लो जैसे खून की उल्टियां लगती हैं, तो वो सारे रीजंस हमारे को एड्रेस करने पड़ते हैं। अनलेस वी एड्रेस दोज रीजंस, और आप सिर्फ आयरन सप्लीमेंट हम लोग दे रहे हैं, सिर्फ हम लोग जो उसको न्यूट्रिशनल सोच के अगर हम उसको टैकल कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। थोड़ा सा रिलीफ होगा, जैसे ही पेशेंट छोड़ेगा उसका दोबारा से वो बिकॉज ऑफ हेमरेजिक लॉसेस वो दोबारा से एनीमिक हो जाएगा पेशेंट। इसके अलावा थोड़ा सा जो हमें डाइटरी काउंसलिंग क्या करनी होती है पेशेंट की, कि हम लोग सप्लीमेंट्स तो दे देते हैं, बट स्टिल पेशेंट 2 महीने बाद आ रहा है कि उसका आप HB दोबारा चेक करते हो, एंड इट इज अभी भी कम है। तो उसमें एक बार पेशेंट का कंप्लायंस देखना जरूरी होता है कि वो जैसे आपका चाय हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या इस तरह की चीजें, कॉफी वगैरह को इसके साथ में नहीं लेनी होती है आयरन की सप्लीमेंट्स, या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ में ले रहे हो, या मतलब ये जिंक के साथ में नहीं, एक साथ नहीं लेना है ये बेसिकली।
तो ये पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट दे तो रहे हो उसको, वो 1 महीना, 2 महीना ले भी रहा है, बट वो ले अब वो आपने साथ में सपोज़ कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया था उसको, और वो एक साथ लेना शुरू कर दिया उसने, या दूध के साथ में ले रहा है, या कुछ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो चाय के साथ ले लेते हैं ये सब चीज़ें, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो वो आपको काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसके साथ में एक साथ लोगे तो वो पॉटी के रास्ते जो है बाहर निकल जाएगा, सप्लीमेंट एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो ये काउंसलिंग एक बार मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार सब लोग जो है पेशेंट्स को एक बार रीइंफोर्स बार-बार करते रहें कि दवाई सही तरीके से लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना को अगर हम ले भी रहे हैं अगर टोटल टाइम तक, लेकिन अगर हमने सही तरीके से नहीं लिया तो वो भी अफ़ेक्ट करती है वो चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे अगर मान लो पेशेंट सिर्फ़ एनीमिया का पेशेंट है तो यूजुअली हम चल रहा है, सब डॉक्टर इसमें जुड़ा हुआ है अभी। यस मैम, कंटिन्यू हेलो। मैम। जी मैम, नेटवर्क ब्रेक हो गया था। हेलो। जी, जी मैम, ऑडिबल। वॉइस आ रही है मैम, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। नेटवर्क इशू, 1 सेकंड मैम बोल। थोड़ा डॉक्टर की तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है। निमित सर आप कनेक्ट कर लीजिए। तब तक हम जो हेलो। है जी, जी मैम। यस मैम। हेलो, आवाज़ हाँ जी, क्लियर आवाज़ है आ मैम रही है। वॉइस। हेलो। जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो इसमें अगर हम बात करते हैं सिम्पटम्स की, अगर हम बात करना चाहेंगे अभी कि मान लो अगर पेशेंट सपोज़ करो आप के पास कोई पेशेंट किसी और वजह से भी आता है, सपोज़ लेट्स से फेब्राइल इलनेस की वजह से आ गया, लेकिन आप और भी चीज़ें बाकी चीज़ें नोट कर रहे हैं उसमें, तो आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे पेल पेल अगर अपीयरेंस है उसकी, कंजंक्टिवा में पेल अपीयरेंस है, टंग में पेल अपीयरेंस है, एंड एट्रोफिक चेंजेस हो जाते हैं, जो पेपिला है आपका वो एट्रोफिड है, नेल्स में पेलनेस दिखाई दे रही है, पेशेंट कंप्लेंट करता है जनरलाइज्ड वीकनेस एंड डिजीनेस, और मतलब उसको फटीग रहता है सारा टाइम पे ना इन जनरल। तो इन सब आप जब ये इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तब आप लोग एक्चुअली आई थिंक पेशेंट खुद भी आजकल टेस्ट करवा के आ जाते हैं, एचबी लेके आ जाते हैं डायरेक्टली उसमें। तो एक तो आप सबसे पहले जो रूल आउट कर लेना चाहिए, एक तो ये हो जाता है कि उसमें पेशेंट को फीवर वगैरह तो नहीं है। अगर फीवर है तो मोस्ट लाइकली आपका जो है ये इन्फेक्टिव कॉजेज़ की तरफ में चला जाता है। अनलेस अगर एल्डरली एज ग्रुप है तो कैंसर भी हमारे दिमाग में एक बार रहता है कि विदाउट एनी रीज़न अगर एचबी ड्रॉप हो रहा है तो कैंसर आल्सो वी टेक इनटू अकाउंट। इसके अलावा जो अगर हम हेलो। हाँ जी मैम, ऑडियो आ रही है आप? वॉइस आ रही है मैम। यस मैम, वॉइस क्लियर है मैम, आपकी बोलिए। मैम आप वॉइस नहीं आ रही है आपकी। एक बार माइक पर क्लिक कीजिए दोबारा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
नेटवर्क इशू हो गया, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। एक बारी आप दोबारा ना डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। मैम रीजॉइन कर रही है मैम। जी। डॉक्टर की तरफ से नेटवर्क इशू है। तब तक जो हमारे बाकी के 50 रुपीज वाले डॉक्टर हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। ईशान आहूजा के बाद है महिपाल गुज्जर, काफी अच्छा ट्रीटमेंट है, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। उनके अलावा हैं डॉक्टर अब्दुल रौफ, 50 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और लेडीज में हमारे पास एक और डॉक्टर है 50 रुपीज में। अगर कोई गायनी केस हो और पेशेंट ज्यादा फीस नहीं दे पाए तो आप डॉक्टर शिल्पा रानी को जो है दिखा सकते हैं, वो भी 50 रुपीज में पैनल पे अवेलेबल है। डॉक्टर महिमा ने ज्वाइन कर लिया जी। 1 सेकेंड। मैम आपको वॉइस आ रही है मेरी? One second. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। और मेल में हमारे पास एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश, जो कि 50 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इन्हीं 50 रुपीज डॉक्टर से जो है कंसल्टेशन करा सकते हैं। जैसे गांव में, रूरल एरिया में पेशेंट ज्यादा फीस अगर अफोर्ड ना कर पाए तो आप इन डॉक्टर्स को यूज करके पेशेंट को कंसल्टेशन करवाएं। हेलो मैम, एक बार दोबारा क्लिक कीजिए ऑडियो पर आप, जी। और उसके जस्ट बराबर में वीडियो का ऑप्शन है मैम, वहां पर क्लिक कीजिए। मैम एक बार दोबारा रीजॉइन कीजिए आप ना, दोबारा मैम एक बार और। हेलो। मैम ऑडियो के बराबर में वीडियो का ऑप्शन है, आपको वॉइस आ रही है मैम? एक बार हेलो। कैमरा ऑन कीजिए उधर से। हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही। जी मैम, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ जी, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो हम कॉमन जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था उसके बारे में हम जो बात कर रहे थे। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर आप के पास पेशेंट आता है और रिपोर्ट में भी लेके आ रहा है, उसमें अगर देखो, अगर सिवियर एनीमिया है, सिवियर एनीमिया हम यूजली बोलते हैं अगर 7 ग्राम से नीचे है अगर ब्लड, तो आप मतलब बेटर रहेगा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट को रेफर कर दो। ठीक है। एंड क्योंकि देर आर चांसेस कि पेशेंट जो है हार्ट फेलियर में भी चला जाएगा, और यूजली दिस केसेस आर व्हाट डू यू से कि वो आपके पास आते तो ये है कि भाई आप सिर्फ उसी टाइम उनको ठीक कर दो, बस एक बोतल चढ़ा दो, वो कर दो। बट उसमें आपको काउंसलिंग पेशेंट की करनी है कि ओरल तो चलो चलेगा ट्रीटमेंट, ओरल तो उनको एज अ प्रोफाइलेक्सिस लेना ही है आगे। बट जो कमी भरने के लिए जो हमारे पास सबसे जल्दी जो तरीका रहेगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ही रहेगा। अदरवाइज अननेसेसरी पेशेंट को कार्डियक लोड देना एंड फेलर की तरफ पुश करना बिकॉज ऑफ अनीमिया, वो सही नहीं रहेगा। इसमें जो, जैसे सपोज करो आपके पास में पेशेंट अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का पेशेंट आता है आपके पास में, और सीबीसी की वो रिपोर्ट लेके आ रखा है, उसमें एक तो आपको हिमेटोक्रिट भी चेक करना है उसका। हेमाटोक्रिट की वैल्यू सिर्फ एचबी की वैल्यू से आप नहीं बता सकते कि उसमें एग्जैक्टली अगर 10 ग्राम लिखा है तो वो 10 ग्राम ही है। आपको उसको मेडिसिन हेमाटोक्रिट की यूनिट। वैल्यू से, हेलो, मैम इनको म्यूट कर दीजिए, संजय कुमार को। तो आपको उसको हेमाटोक्रिट की वैल्यू भी देखनी है सीबीसी में कि उसी से कोरिलेट कर पाएंगे। अगर हमारा हेमाटोक्रिट
बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो फॉल्स दिखा रखा है रिपोर्ट उसमें ना। उसमें और ज्यादा पेशेंट को चांसेस हैं कि और अनीमिया, 10 ग्राम उसमें लिखा हुआ है लेकिन उसको होगा 9 ग्राम या 8 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ हेमाटोक्रिट। तो वो चीज है इसमें। एक चीज और जो पेशेंट का उसमें रहेगा हमारा, जो हम लोग पोटी के रास्ते जो खून बहने वाली जो बात कर रहे थे हेमोरॉइड्स के अलावा, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट्स में एक चीज जो देखने को मिलती है वो है जो है हुकूम इन्फेस्टेशन जो हमारा होता है। तो वो भी टैकल करना है साथ में। पेशेंट से हिस्ट्री लेनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी कि भाई भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है, एपेटाइट उनका कैसा रहता है, पेट में दर्द रहता है या नहीं रहता है। तो दैट हिस्ट्री आल्सो इज इम्पोर्टेंट उसमें। फिर आपका अगर पेशेंट का लग रहा है कि चांसेस हैं या काफी टाइम से उसको ये मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लग रहा है, तो आप 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल दे सकते हैं एडल्ट में, 2 इयर्स की एज से ज्यादा जो अगर पेशेंट है तो उसके ऊपर आप 400 मिलीग्राम सिंगल डोज इज इनफ टू टैकल दैट। तो मेनली तो एक्चुअली काफी बड़ा टॉपिक है एनीमिया भी। अगर मैं सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात इसलिए करी थी क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही है हमारे देश में जो मिलता है हमारे को। बाकी थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन डिस्कस दिस टॉपिक विद इन इन मच मोर डिटेल। आई थिंक कि अलग अलग कॉजेज हम डिस्कस कर सकते हैं, सिंगल कॉजेज के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस कॉज में हम लोग क्या देना है, इस कॉज के लिए हमें क्या करना है, इस कॉज के लिए हमें क्या करना है, इस कॉज के लिए हमें क्या करना है। तो एज ऑफ नाउ तो आई थिंक ओके। ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैम, हेल्थ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मैम से। क्लाम क्लिनिक से सर आपने कमेंट किया है हाय का, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी सब एचपी भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो मैम जी, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मैडम, ये जो होता है कि एज जो है 22 है पेशेंट का, और उसको हीमोग्लोबिन पूरा है, कोई दिक्कत भी नहीं है उसको। पैरों के घुटने के नीचे मांसपेशियों में दर्द है। पैरों घुटनों में क्या होता है? आवाज क्लियर नहीं है आपका। आवाज आती है, आवाज आती है, और मांसपेशियों का खिंचाव भी होता है उसके। तो देखो अगर एचबी अगर उसका ठीक है तो हो सकता है उसका आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन बाकी मिनरल्स की तो डेफिशिएंसी हो सकती है ना उसको। ये अगर घुटने की प्रॉब्लम आप बता रहे हो और लेग क्रैम्प्स वगैरह बता रहे हो तो इसमें तो बहुत सारे हमारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैडम आ, कोई जांच आइए, हम जांच करा के रिपोर्ट डाल देते हैं। और हाँ उसके मान। मुंह हाँ। छोटे छोटे एप्पल के दाने हैं, माउथ अल्सर। मगर वो अल्सर जो है कि खाने में निगलने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ छोटे छोटे दाने हैं माउथ दोनों साइड में। पहले एक साइड में था, दाहिने साइड में, अब धीमे धीमे इस साइड में। कोई पान गुटखा पुकार कोई भी नशा वगैरह नहीं है। हाँ, न्यूट्रिएंट्स भोजन वगैरह टाइम से नहीं ले पाते हैं, खाना वगैरह। पेशेंट मेल है फीमेल है? मेल है मैडम। मेल पेशेंट है और लेग क्रैम्प्स आते हैं और दोनों घुटनों में खटखट की आवाज आती है। जी। और ये कितने टाइम से दिक्कत है? 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। जियो के इसमें कई कोई डॉक्टर मैडम कोई रिकवर नहीं कर पाया। स्मोकिंग या कोई ड्रिंकिंग की हिस्ट्री है उसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये नहीं है तो ठीक है। इसका मतलब एक तो हमें जो है ना पेशेंट का बाकी जो ओबेसिटी या वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये है पाइल्स की दिक्कत है। तो इसकी वजह पाइल्स से मैं सोच रहा हूँ इंडोस्कोपी करा दूं क्या मैडम। पाइल्स की दिक्कत कब से है उनको? 5 इयर्स कंप्लीट हो गए होंगे। 5 इयर्स अगर कंप्लीट हो गए हैं तो फिर मतलब तब से क्रॉनिक हो गया उनको हेमोरॉइड्स? नहीं, सर्जरी हुई थी, सर्जरी होने के बाद नॉर्मल लैट्रिन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सिर्फ हाँ। माउथ पे छोटे छोटे अंदर जो दाने हैं ना, उस हाँ। पे दिमागी टेंशन आता है, जैसे कि ऐसा तो नहीं कोई कैंसर हो जाए, ऐसा तो नहीं कोई बीमारी हो जाए,
ऐसे दिमाग में बात रिपीट होती रहती है। मुझे एक्चुअली वो दाने कहाँ पर हैं, किस तरीके के दिखते हैं, वो थोड़ी फोटो चाहिए उसके लिए ना, क्योंकि अगर देखो ओरल उससे रिलेटेड है तो फिर हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। बहुत तरीके का उसमें हमारे को गट इन्फेक्शन भी रूल आउट करने पड़ेंगे और ओरल इन्फेक्शन भी रूल आउट करने पड़ेंगे। बाकी देखो जो लेग क्रैम्प्स और आप जो घुटने की समस्या बता रहे हो, एक बार आप सीरम विटामिन डी इसमें जो है ना, एक बार वो चेक करवा लेना। वो विटा मैडम विटामिन डी हम्म और उस अभी आप एक मेरी यही चेक करवाओ। अगर विटामिन डी कम मिलेगा तो मोस्ट लाइकली उसमें मैग्नीशियम भी हमें देना पड़ेगा, मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है पेशेंट को थोड़ा जो डाइटरी काउंसलिंग में आप उनको भाई जैसे नारियल पानी हो गया, बनाना हो गया, फ्रूट्स का कंजम्पशन जो है ना उनको ज्यादा बढ़ाने को बोलो। हरी सब्जियां हो गई, इस तरीके की चीजें जो है ना ज्यादा लेने के लिए बोलना उनको। अब वो सिर्फ अगर आप चावल खाओगे, सिर्फ रोटी खाओगे तो वो नहीं, न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा उससे। जी। तो एक बार आप मुझे ये रिपोर्ट सेंड कर देना, मैं देख लूंगी उसमें क्या चीज है। और एक बार दाने की अगर मुझे फोटो मिल जाती तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता, क्योंकि दाने कई तरीके के होते हैं। अब मैडम वो तीन दाने ओमना काटिल 30 mg में चला दिए थे। एक डॉक्टर थे, हमको तो बहुत वीकनेस टाइप महसूस होने लगा था, मैंने उसको रोक दिया। क्या चला दिया था? ओमना काटिल 30 mg 30 mg टैबलेट। हाँ हाँ फुलवाइड चलाए थे, विकासोल था जिंक के साथ में। विकासोल जिंक आता है ना, हाँ जेट हाँ। कैप्सूल जेट, वो चला दिए थे। हम्म। वीकनेस होने लगा था, ओमना काटिल थोड़ा अजीब लग रहा था, तो उसको मैं बंद कर दिया, दवा ही लेना बंद कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार आप मुझे जो मैंने बोला एक बार आप वो सेंड कर देना। वो इसलिए देखो, वो उन्होंने इसलिए सोच कर स्टार्ट किया था क्योंकि आप थोड़ा सा माउथ अल्सर की हिस्ट्री दे रहे थे ना। तो यूजुअली माउथ अल्सर में ये थोड़ा सा दे देते हैं जिंक और विटामिन बी, बट अनलाइकली है कि उसकी वजह से हो रहा है ये। क्योंकि तो दाने अलग हो जाते हैं, दाने और छाले में फर्क है। दाने होना और छाले होना फर्क है इसमें, ठीक है ना? तो मैडम अब सर, ऐसा तो नहीं है कैंसर वगैरह कुछ आ जाए, कोई दिमाग में ऐसी बातें मेरी आती रहती है। नहीं, ऐसे घबराने की बात नहीं है। ऐसे यूं आप पहले आप वही जांच करेंगे तो ही हम बता पाएंगे ना क्या चीज है क्या नहीं है। देखो अगर ठीक है स्मोकिंग का मैडम। हिस्ट्री नहीं है, ड्रिंकिंग का हिस्ट्री नहीं है, अभी कोई उसमें फैमिली में कोई हिस्ट्री है क्या कैंसर का? जी मैडम, कोई नशा वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, फैमिली में कोई कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रही हो? नहीं, फैमिली में तो किसी को कुछ नहीं है मैडम। हाँ तो घबराने की बात नहीं है, पेशेंट को काउंसिल कर देना कि ऐसा इतना घबराने की बात नहीं है। जो क्या होता है अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका माइक्रोबायोटा जिसको हम गट माइक्रोब्स बोलते हैं ना, वो उसका बैलेंस खराब हो गया है। उसका बैलेंस वापस लाने में देखो हमें टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही 1 महीने में भर जाएगा या 2 महीने में भर जाएगा। वो पूरा डाइटरी चेंज करके उसमें लाइफस्टाइल पूरा चेंज होगा, जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी भरेंगी, उसके बाद ही वो 3 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं कई बार इसको चेंज होने में पूरा जो। तो वो गट का पूरा ही अब अभी तो उनको जो कब्जे की शिकायत तो नहीं रहती। नहीं मैडम, कब्ज की शिकायतें, बीजेलेक टैबलेट बीच में लिए थे हम 10 10 दिन तक, बीडी। और हम्म उसके साथ लिए थे ये डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक एसिड बेसिस, अपने कंपनी का लिए थे, मेटामॉर्फ कंपनी का। हम्म और उसके साथ में लिया था डीएसआर, और हम्म पोलवाइट लिया था, कैप्सूल लिया था। हम्म फिर मैं हम्म, हम्म। बंद कर, अभी फिलहाल बंद किया हूँ। ओके चलो आप अभी तो देखो, एक तो मुझे वो दाने की फोटो भेज देना और विटामिन डी और विटामिन B12 एक बार, ये सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 2 टेस्ट ही भिजवा दो, मैं उसी से एक बार आपको बता दूंगी क्या है क्या नहीं है। जब सो करके मैडम उठता हूँ ना, तो दाने एहसास होते हैं, बहुत हल्के हल्के, एक साइड के खत्म हो जाते हैं, एक साइड के हल्के रहते हैं। जब सो के उठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है। नहीं ऐसा घबराओ मत, एक बार आप मुझे डॉक्टर ये साहब, भेजो, इम्यूनिटी भी जी ठीक जी, हो जाएगा। कलाम क्लिनिक डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए कि वेबिनार के बाद आप ये पेशेंट की रिपोर्ट्स जो हैं मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं मैम को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ठीक उसके बाद फिर परामर्श कराइए, आप बात करते हैं, ठीक है सर? ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके सर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार जी का, एनीमिया किसके कारण होता है, क्या कारण है मेन एनीमिया? एनीमिया जो है ब्लड लॉस ऑफ ब्लड जो कमी हो जाना, लेकिन मेन कारण क्या है ये पूछना चाह रहे हैं।
देखो, मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें तो कारण जो हो सकता है, एक तो भाई आपका खून बन ही कम रहा है, आपका शरीर बना ही कम पा रहा है, बोन मैरो में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। कोई बोन मैरो में कोई कैंसर हो गया, बोन मैरो काम करना बंद कर दिया, बोन मैरो में रेडिएशन चली गई, ठीक है। तो कई कारण है हमारे पास में। एक तो हो गया कि बनाना ही बंद कर दिया शरीर ने। दूसरा कारण हो सकता है हमारा कि अ, बना तो रहा है लेकिन कोई इन्फेक्शन हो गया, सपोज करो, ठीक है। और उस इन्फेक्शन से क्या हो रहा है कि जो अपने हमारे, जो सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसमें जो एचबी होता है वो होता है, वो टूट रहे हैं, ठीक है। अब वो टूटने के भी कई कारण हो सकते हैं। मान लो मलेरिया हो गया, आपकी ऑटो एंटीबॉडीज हो गई है ना, स्प्लीन में जब जाता है तो स्प्लीन की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम हो गई। तो डिस्ट्रक्शन वाली एक तरीका का प्रॉब्लम हो सकता है कि आ, कि आपका बन तो ठीक रहा था, लेकिन जो एक नॉर्मल साइकिल होती है कि रेड ब्लड सेल बनते हैं और स्प्लीन में जाके खत्म होते हैं, हमारी 120 डेज की जो साइकिल होती है, वो साइकिल किसी वजह से जो है, वजह कई तरीके की हो सकती है, कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कई तरीके की ऑटो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, उन वजह से जो है वो, या सिकल सेल एनीमिया हो गया हमारा, कि जो जो बन रहा है वो नॉर्मल शेप साइज का नहीं बन रहा, जो आरबीसी बन रहा है। तो वो अगर नॉर्मल शेप साइज का नहीं बनेगा तो जो बॉडी है हमारी उसको जल्दी खत्म कर देगी। वो 120 दिन में खत्म होना था, उसको उससे पहले ही खत्म कर रही है वो। तो आदमी को एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो कॉमन हमारे को खासकर फीमेल्स में जो दिखता है वो है कि जो ब्लड लॉस की वजह से होता है, जैसे जो महीने महीने जो हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा न्यूट्रिशन हमारा सही नहीं होता, न्यूट्रिशन से हमारे को जो कमी हो रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो खाना हमारी डाइट है बेसिकली हमारा, हरी सब्जियां, चने, दाल, लेग्यूम्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये हम लोग कम कंज्यूम करते हैं। तो कई कारण है अनीमिया होने के। मोटे मोटे हम इन्हीं तीन चीजों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने का खतरा क्यों बढ़ जाता है कि प्रेगनेंसी देखो, केस में? हाँ, तो एक्चुअली देखो क्या है, प्रेगनेंसी जो एक स्टेट है जो मैं बता रही थी आपको, कि इसमें हमें सप्लीमेंट देना ही पड़ता है पेशेंट को, है ना। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी डाइट से पूरी हो ही नहीं सकती। मतलब कि अगर मैं रात दिन रात भी खाती रहूंगी तो मेरे तो भी मुझे वो इतना हीमोग्लोबिन, जो आयरन जो मुझे चाहिए था जितना हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, वो नहीं मिलेगा मुझे। हालांकि हम लोग वैसे तो जो नॉर्मल फीमेल्स में 12 ग्राम से ऊपर बताते हैं हम लोग, नॉर्मल होना चाहिए एचबी। लेकिन प्रेगनेंसी में हमारे लिए 10 ग्राम भी अगर है, 10 ग्राम से ऊपर है तो अच्छा एचबी माना जाता है वो। तो डेफिशिएंसी नहीं मानी जाती। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, प्रेगनेंसी जो स्टेट है इसमें फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि हमारा प्लाज्मा ज्यादा बनता है। तो प्लाज्मा ज्यादा बनता है तो एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा आप ये समझो कि ब्लड में दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा है और आरबीसी है। तो अगर प्लाज्मा ज्यादा होगा तो जो एक्चुअली जो हमारी मशीन होती है, जो सीबीसी मशीन होती है, वो पकड़ती कैसे है एक्चुअली एचबी को ना, तो वो आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर गाढ़ा खून है तो वो उसको ज्यादा एचबी समझती है जो मशीन होती है। जो अगर ज्यादा डार्क कलर का खून होगा तो वो उसको ज्यादा एचबी समझती है। और अगर मतलब खून का रंग अगर उसमें उसको कम दिख रहा है तो वो उसको कम एचबी समझती है। तो मान लो अगर सपोज करो आपके पास एक बकेट है, उसमें आपने पानी डाल रखा है और उसमें आप रेड कलर डाल रहे हो, तो अगर ज्यादा पानी होगा तो वो लाल कलर कम मतलब लाइट शेड का दिखेगा ना, तो मशीन उसको लाइट शेड का ही पकड़ती है। तो इसलिए भी कई बार, इसलिए मैं जो आपको बता रही थी, हिमेटोक्रिट का जो एक वैल्यू होता है वो हमें देखना होता है। वो मतलब डॉक्टर देख सकते हैं कि उसको कैसा, भाई ये जो अनीमिया है वो गलत रिपोर्ट है या सही रिपोर्ट है, वो उसको देख के हम बता सकते हैं। तो ये चीज है। तो प्रेगनेंसी में जो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। तो उसको, ताकि क्लॉटिंग हमारी वैसे ना स्टार्ट हो जाए, तो हमारी बॉडी नॉर्मली प्लाज्मा ज्यादा प्रोड्यूस करती है प्रेगनेंसी में। इसलिए थोड़ी सी जो है एचबी लेवल्स जो हो जाते हैं हमारे कम हो जाते हैं। सेकंड जो दूसरा रीजन है, अब सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ मदर की नहीं है ना, अब बेबी की भी रिक्वायरमेंट है। बोथ जो मदर और बेबी दोनों को ब्लड प्रोवाइड करना है, दोनों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है मदर के थ्रू। समझ रहे हैं? तो वो चीज है। ओके मैम, थैंक यू।
और मैम एक और क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के जब 8 मंथ प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान बीपी बढ़ने का क्या कारण है? जो 8 मंथ्स प्रेगनेंसी होती है उसमें, बीपी, अगर बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। हाँ, देखो एक्चुअली फिजियोलॉजिकली तो क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारा बीपी यूजली प्रेगनेंसी में डाउन जाता है, क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो मतलब कम हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या है, जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में जाती है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो बीपी हमारा जो होता है, बीपी जिसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फिर बीपी भी बढ़ेगा, वो चीज है, वो रीजन है। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो रेंज उसकी बहुत ज्यादा हैवी ज्यादा होनी चाहिए। 130/90 से अगर कम बीपी है तो ठीक है प्रेगनेंसी में। 130/90 से अगर ऊपर जाता है तो हम हाँ उसको प्रॉब्लम मानते और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और भी बाकी हेल्थ पार्टनर। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, थैलीसीमिया के बारे में बताइए मैम, थैलीसीमिया। हैं। हाँ, तो जो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्चुअली, पहली बात तो ये, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब बेसिकली ये फैमिलीज में रन करता है। तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट एक्चुअली माइल्ड एनीमिया का भी आ सकता है, अगर थैलेसीमिया ट्रेट है। थैलेसीमिया अगर प्रॉपर डिजीज है तो सिवियर एनीमिया में भी आते हैं। तो इन पेशेंट्स को क्या होता है, इनका जो हमारे पास में ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है एक्चुअली, क्योंकि अभी तक तो मतलब जेनेटिक ट्राई कर रहे हैं, जेनेटिक थेरेपीज एंड ऑल दैट, बट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ उसमें। इसमें क्या है, आपको पेशेंट हर महीने महीने जो है मतलब आपके पास में आएगा कि आप एक्चुअली स्टार्टिंग में इसको आयरन डेफिशिएंसी भी कई लोग इसको मिसडायग्नोज कर लेते हैं। बेसिकली अगर जब हमारे पास सीबीसी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें हम एक मेंजर इंडेक्स होता है, मेंजर इंडेक्स यानी कि जो एमसीवी बाय आरबीसी काउंट करके हम उसको देखते हैं कि बेसिकली जो एचबी की वैल्यू होती है इसमें कम होती है, इसमें एमसीवी की वैल्यू भी कम होती है। तो थोड़ा थोड़ा ये जो पिक्चर होती है ये आयरन डेफिशिएंसी जैसी ही लगेगी आपको। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप आयरन देते हो, आयरन सप्लीमेंटेशन दे रहे हो, तो एक्चुअली इसको आयरन ओवरलोड होता है स्प्लीन के ऊपर। सो इट इज एक्चुअली मोर हार्मफुल फॉर देम आयरन उन केसेस में दे देना। उन यूजली उन केसेस में हम एचपीएलसी, हाई प्रो परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सब टेस्ट करवा के देखते हैं। छोटे बच्चे, ये लगा लो कि आपके 6 मंथ्स में हो गया, या लेट्स से 1 ईयर तक, 1 ईयर 9 मंथ तक, यूजुअली ऐसे केसेस अगर थैलेसीमिया प्रॉपर डिजीज है, अगर ट्रीट नहीं है, तो वो आना शुरू हो जाते हैं आपके पास में रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो इसमें क्या बता रही थी मैं कि जैसे हाँ, आपके पास में जो मेंजर इंडेक्स है, लेट्स से अगर वो 13.5, हम उसको कट ऑफ रेंज मान के चलते हैं। अगर 13.5 से अगर कम आ रहा है तो उसमें है, अगर हम लोग उसमें एक बार ट्राई, मतलब वी हैव टू सस्पेक्ट, और उस पेशेंट का हमारे को सैंपल भेज देना चाहिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए। उसमें फिर वो अल्फा बीटा ट्रेट्स उसमें देखेंगे, आपके अल्फा बीटा जो चेन्स होती हैं, अगर वो ट्रेट है या अगर प्रॉपर डिजीज है। प्रॉपर डिजीज के लिए सिर्फ हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ट्रीटमेंट है एज ऑफ नाउ। ओके मैम, थैंक यू। और डॉक्टर कमलेश कौरव सर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपने लिखा है आयरन सुक्रोज का डोज ड्यूरेशन लेस देन 6 ग्राम, एचबी बॉडी वेट जो है 35 kg। तो सर आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना, डॉक्टर कमलेश कौरव। सर आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, पूछिए सर। सर इधर एक तो एक निवेदन था कि हमें आयरन सुक्रोज की ड्यूरेशन लगभग कितनी ही देनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती सारी, या किशोरावस्था की लड़कियां आती हैं जिनका आजकल सर एचबी काफी डाउन आता है। तो डोज एंड ड्यूरेशन अगर 5 के ऊपर आए तो क्या आयरन सुक्रोज से बढ़ या एक्चुअली ना इनकी वॉइस क्लियर ट्रीटमेंट? नहीं आ रही, पर इनको थोड़ा थोड़ा मैम एक्चुअली ही सेड कि इनके पास जो है पेशेंट आते हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, कम उम्र के भी हैं, ज्यादा उम्र के भी है। ये पूछना चाह रहे हैं आयरन सुक्रोज का डोज कितना होता है, कि किस तरीके से दिया जाना चाहिए। हाँ, तो इसका वैसे तो एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बट मतलब एक तो आप पेशेंट का कितना कितना बताया उन्होंने, एचबी कितना बताया, सिवियर एनीमिया बता रहे हैं।
एचपी सर 6 ग्राम है। 6 ग्राम आपने टाइप किया है यहाँ पर। जी कितना जी, है एचपी 6 सर? ग्राम हीमोग्लोबिन है। 6 ग्राम हीमोग्लोबिन आता है, 35 किलो वजन है। मैम हेलो। 6 ग्राम एचबी और 35 kg वेट, बॉडी वेट। हम्म। सर वॉइस आ रही है आपको? एक बार अपना क्वेश्चन क्लियर कीजिए सर, दोबारा पूछिए। हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी बताई है आपने? 6 ग्राम? मैम 6 ये, ग्राम हीमोग्लोबिन है हाँ, ओके। मैम ये और पूछना चाह रहे वजन हैं, अगर 35 किसी किलो। पेशेंट का 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है और बॉडी ओके। वेट 35 kg है, तो हाँ। ऐसे पेशेंट में आयरन फीमेल। सुक्रोज की जो डोज बनेगी, ड्यूरेशन होगा, तो वो कैसे दी जा सकती है? अच्छा, देखो, एक तो पहले एक तो ये कंफर्म करना है कि आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है। मतलब आपको पहले एक बार करवा के देने पड़ेंगे कि सीरम फेरेटिन वगैरह उसका लेस है या नहीं है। अगर आप श्योर हो तो ही आयरन सुक्रोज के ये इंजेक्शन देने, आयरन ओवरलोड अदरवाइज नहीं करना है पेशेंट को। तो बेसिकली तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि जो वेट है पेशेंट का, मान लो 30 kg अगर ये बता रहे हैं 30, और टारगेट हीमोग्लोबिन अब फीमेल पेशेंट बता रहे हैं ना ये। यस जी मैम। हाँ, तो मान लो 12 ग्राम अगर हम मान के चलते हैं, और अभी कितना है, 6 ग्राम है। तो 12 में से छः, छः हो गया, और 6 × 30, यानी कि 1800 × 2.4। तो हाँ, बेसिकली आप जो है ना इसमें 200 mg की हम ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हैं। ठीक है, 200 mg आप दे सकते हो एटलीस्ट 7 डेज के लिए। तो उसके बाद एक बार आपको ओ, उनकी जो दोबारा से हम लोग जो बोलते हैं RDW और RC रेटिकुलोसाइट काउंट करवा के देखनी है कि एक्चुअली पेशेंट को का स्टार्ट हो गया नहीं हो गया, कि पेशेंट जो है ओके मैम, ट्रीटमेंट धन्यवाद। अगर जो हम उसको दे रहे हैं वो उससे उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जी जी, डॉक्टर कमलेश कौरो, सर आप इनको ना बुला लीजिए पेशेंट को ना। एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन 6 है वो लेस देन 10 है, बहुत कम है। तो एक बार आप रिपोर्ट्स के साथ मैम के साथ परामर्श करा लीजिए एक बार, तो मैम काउंसलिंग क्योंकि करके देखो, पूरा ये छह ट्रीटमेंट। ग्राम अगर आया है तो वो देखना जरूरी है कि वो इतना कम कैसे आ गया है ना। उम्र कितनी है पेशेंट की? सर एज कितनी है पेशेंट की, मैम पूछ रही है? 25 ईयर। तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर फाइव ईयर्स देखो ना। हाँ, तो वही तो इनका तो एक बार कॉज पता लगाना बहुत जरूरी है इसमें, कि क्या किस रीजन से है। क्योंकि अगर हम रीजन एड्रेस नहीं करेंगे, सिंपल आयरन अगर हम देंगे तो आयरन ओवरलोड अननेसेसरी कर रहे हैं हम लोग, है ना। वो चीज है, पेशेंट का काउंसलिंग ओके भी मैम। जरूरी है, डाइटरी काउंसलिंग भी। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है हाँ कि जी। जिन लोगों को ज्यादा टाइम से एनीमिया रहता है, तो हार्ट पर कुछ असर पड़ता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने, कि जो अनीमिया के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर हमारे HB किसी का कम है तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एनीमिया होता क्या है, कि ब्लड की जो कैपेसिटी है ऑर्गन्स को ऑक्सीजन लेके जाने की, वो कम हो रही है। तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ही इफेक्ट होते हैं, पहली बात तो। और सबसे ज्यादा जो हमारा एंड स्टेज जिसको हम बोलेंगे कि आखिर में जो हार्ट पे क्या होता है, कि हार्ट गोज इनटू फेलियर, फेलियर में चला जाता है हार्ट। कि हार्ट पुश कर रहा था, पुश कर रहा था, पुश कर रहा था। अब मान लो, अब सपोज करो कोई मोटर है, मोटर चल रही है, मोटर खाली चलेगी, मतलब मान लो मोटर के पास अगर अब मोटर तो अपना फुल जोर लगा रही है, लेकिन जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, तो वो मोटर मतलब उसको हम बोलेंगे कि वो गिव अप कर देगी ना। तो हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर पेशेंट काफी लंबे टाइम से ये लगा लो कि उसको सिवियर एनीमिया है स्पेशली। अगर सिवियर एनीमिया में तो बहुत ज्यादा चांसेस है फिर। ओके मैम, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जिनका क्वेश्चन है मैम से, क्योंकि मैम को भी जाना है थोड़ा जल्दी। सर जी, हमारा एक क्वेश्चन है।
जी पूछे। हमारी एक पेशेंट थी, उनका डिलीवरी जैसे 8वें महीने में हो गया, 8 महीने में 9 में प्रवेश कर चुका था 2 दिन, और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने के बाद उनकी बीपी हाई जाने लगी। डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद से बीपी बढ़ने लगी, हाथ पैर में कंपन होने लगा, और 3-3 मिनट का, 2-2 मिनट का होता था, 1 से 2 मिनट का, फिर ठीक हो जाती थी नॉर्मल, फिर तो 3-4 घंटे बीतता था, फिर हो जाता था ऐसे। ये आपका सवाल ये है कि डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में बीपी बढ़ने लग गया, जी जी। और वो कितने टाइम तक रहा है वो ज्यादा बीपी? 2 से 3 मिनट बस। 2 से 3 मिनट के लिए रहा था, उसके बाद? उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता था। तो ये एक ही दिन के लिए दिक्कत रही है या आगे समस्या आगे भी चली है? सिर्फ 24 घंटे मैडम ये प्रॉब्लम थी, 24 घंटे के बाद फिर वो बॉडी उनकी नॉर्मल हो गई, और बच्चा एकदम स्वस्थ था। हमने डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा सर से दवा चलाता था। हम्म। तो पहले भी पेशेंट की चल रही थी क्या बीपी की दवाइयाँ? नहीं मैडम, कोई बीपीपी की दवा कुछ नहीं चल रहा था, अभी तो 23 ईयर्स की हैं वो। अच्छा, नहीं उसके जैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है, 20 हफ्ते के बाद में, जैसे 20 हफ्ते से पहले कई बार पेशेंट को कभी नहीं था बीपी, 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद कभी भी उसको अगर बीपी बढ़ता है तो हम एक बार प्री एक्लेम्सिया वगैरह के टेस्ट करवा के देखते हैं, और उसमें हम उनकी यूरिन के टेस्ट भी होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो जब भी वो मेरे पास आती थी, बीपी उनका 120-80 हमेशा बना रहता था। उनकी हीमोग्लोबिन भी 12 पॉइंट था। नॉर्मल डिलीवरी होने के टाइम पे मैं बीपी चेक किया था, मैंने गवर्नमेंट में करवाया था, इनकी कम पैसे में हो जाए। तो वो हम्म। मैडम जो है कि 12 पॉइंट ब्लड उनकी थी। हाँ, खून बहुत अच्छा है, अगर प्रेगनेंसी में 10 ग्राम से ऊपर खून काफी अच्छा खून होता है। तो अदरवाइज क्या है कि प्रेगनेंसी में जो सबसे ज्यादा डेथ देखी गई हैं वो डिलीवरी के टाइम कम खून होने की वजह से, जब डिलीवरी के टाइम पे भी अगर थोड़ा सा भी अगर पीपीएच हो गया पेशेंट को तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता है फिर। जी मैडम। तो ये ऐसा क्यों हुआ मैडम? तो डिलीवरी के बाद उनको जो है कि बीपी बढ़ने लगी, वो भी 2-3 घंटे बाद। देखो, वो एक बार आपको या तो मुझे पहले की उनकी जो रिपोर्ट भेजनी पड़ेंगी कि जो जो पहले परामर्श ले रही थी वो डिलीवरी से पहले, उस टाइम जी। पे उनको अगर एक वैल्यू भी ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना कि नॉर्मल रहता है 20 हफ्ते तक कई पेशेंट्स का, बीस हम्म। हफ्ते के बाद में बढ़ता है। हम फिर उसमें प्री एक्लेम्सिया वगैरह के टेस्ट करके देखते हैं, एप्ला सिंड्रोम के टेस्ट करके देखते हैं, ये सब चीजें करके देखते हैं। जी। तो वो बाकी दौरे वगैरह तो कोई शिकायत नहीं थी ना उनको? कभी जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। तो एक बार आप मुझे जो उनकी प्रेगनेंसी के टाइम की जो रिपोर्ट्स थी एक बार वो मुझे सेंड कर देना, जी मैडम। उससे मैं एक बार कोऑर्डिनेट करके देख लूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर गोरे बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे गोरे बच्चे हैं, ठीक है, उनका रंग बिल्कुल साफ है, गोरा है, ठीक है, तो हल्का सा रेडनेस भी रहता है, ठीक है, और मैम वो बच्चे जैसे कि मिट्टी वगैरह दीवार वगैरह खाते हैं, ठीक है, क्या ऐसे बच्चों में एनीमिया के चांस ज्यादा होते हैं मैम? देखो क्या है कि एक तो मैंने बताया कि भाई अगर रंग ही गोरा है तो और जगह भी हम चेक कर सकते हैं एनीमिया के जो साइंस है, मान लो आईज में चेक कर लिया हमने, टंग में चेक कर लिया, नेल्स में चेक कर लिया। उसके अलावा बच्चा थोड़ा सा अगर इरिटेटेड रहता है या फिर जो है अगर ज्यादा ही कम अनीमिया, ज्यादा ही कम एचबी हो गया, ज्यादा अनीमिया ज्यादा हो गया तो बच्चा सुस्त भी रह सकता है। इसके अलावा जो ये खुद भी जो एक पैरामीटर है ना, बच्चा अगर उसका अगर सीमेंट या मिट्टी वगैरह खाता है या उसका खाने का मन करता है, इस तरह की चीजें, तो इसको हम हमारे जो इसका एक टर्म होता है इसको हम बोलते हैं पाइका। तो पाइका भी जो है ये देखा गया है कि जिनको अनीमिया है ना उन पेशेंट्स में ये मिलती है, ये जो कंडीशन है पाइका। इसके अलावा क्योंकि अभी ये जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें हुकवर्म इन्फेस्टेशन भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और हुकवर्म इन्फेस्टेशन जो होता है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है। तो इन पेशेंट्स में आप अगर सिर्फ आयरन, मान लो आपने एचबी चेक करवाया और एचबी कम था और आपने सिर्फ आयरन सप्लीमेंटेशन कर दिया तो इलाज पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी हुकवर्म इन्फेस्टेशन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इन पेशेंट्स में जो हमारे को, जो मैं बता रही थी कि अगर मान लो 2 साल से बच्चे की उम्र अगर 2 साल से ज्यादा है
तो आप 400 मिलीग्राम एक एल्बेंडाजोल टैबलेट देना बहुत जरूरी है इनको। नहीं तो वो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन रहेगी, और आप चाहे कितना ही आयरन सप्लीमेंटेशन दे दो, वो रिकवर नहीं करेगा बच्चा। ओके। और मैम 2 साल से नीचे है बच्चा अगर, तो उसमें एल्बेंडाजोल चल सकता है? कितना हाँ देना चल पड़ेगा? सकता है, आप डोज कम करना पड़ता है उसमें। हम 200 मिलीग्राम उस टाइम पे हम डोज देते हैं, डोजेस कम कर देते हैं हम लोग। ओके। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जिनका क्वेश्चन है मैम से? हेलो। जय सर, पूछे। हेलो। BS यादव जी, पूछिए सर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि अपने क्लिनिक पे कै पॉइंट तक ब्लड का पेशेंट लिया जा सकता है? सुना, मुझे समझ नहीं आया क्या सर कह रही है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। अरे, अपनी क्लिनिक पर कै पॉइंट तक ब्लड का पेशेंट लिया जा सकता है? 5 पॉइंट या 6 पॉइंट या 7 पॉइंट मैम ये बोल पेशेंट? रहे हैं कि अपने क्लिनिक पर कि अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 है या 5 है, क्या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं? देखो आप बेस्ट तो यही है कि आप उसको रेफर करो उस पेशेंट को, है ना। क्योंकि ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते टाइम भी क्या होता है कि हार्ट फेलियर के चांसेस हैं। तो आप अच्छी इंटेंशन से मान लो आप ट्रीट करना चाह रहे होगे, लेकिन वो पेशेंट जो है कोलैप्स हो सकता है। दूसरा रीजन ये है, अगर आप कंफर्म में है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, तो आप ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट को ये आयरन बताना बहुत जरूरी है कि भाई ये 5 से 6 जो ग्राम जो एचबी है, इसमें हार्ट फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो आपको बड़े अस्पताल में ही इसका इलाज कराना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम उसमें फिर कई तरीके के टेस्ट करवा के देखेंगे, और फिर अगर वो आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उसमें दिया जाता है ऑप्शन, और उसमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बहुत मॉनिटरिंग के साथ की जाती है। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम आज के लिए इतना ही काफी, और जी थैंक यू सर, सो जी सर। मच। जी सर, एक ठो एक क्वेश्चन है सर। जी जी सर, थोड़ा जल्दी पूछिए जी सर, थोड़ा क्वेश्चन। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान 7 या 8 मंथ जैसे हो गया सर, उस पेशेंट को सीजर अधिकतर क्यों आते हैं सर? जैसे सर का बाल उड़ जाना, सीजर आना, ये सब क्यों? तो देखो ये कंडीशन जो होती है ना, इसको जी हम मैम। प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, ये एक बीमारी है एक्चुअली प्रेगनेंसी में ना। जी अगर मैम। अगर इसको पेशेंट को पहले से तो दौरे की बीमारी नहीं थी ना, जी नया जी दौरा मैम। कह रहे हो ना, जी जी जी, फर्स्ट बेबी। नया दौरा। जी मैम। तो ये जो होता है ना, ये प्रीक्लेम्सिया एक्लेम्सिया एक अलग ही बीमारी है, इसका कभी हम और अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है, जो ओनाल जिसको हम बोलते हैं, वो रिएक्शन करता है पेट में। जी मैम। जो पेशेंट की जो बेसिकली क्या है, वो खुद ही का शरीर खत्म कर रहा होता है। तो उसमें बीपी बढ़ जाना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, आंखों की रोशनी चले जाना, इस तरह के मतलब किडनी फेल हो जाना, इस तरह के बहुत सारे दिक्कतें हो सकती जी हैं। मैम। तो ये भी एक अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जी मैम। ये इस तरह के केसेस जो होते हैं, आपको बहुत ज्यादा हाई अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये दौरा कभी भी आ सकता है। प्रेगनेंसी जी मैम। जी मैम। डिलीवरी के 24 घंटे 48 घंटे तक भी ये आ सकते हैं। तो इस तरह की जो डिलीवरी होती हैं, वो मतलब स्पेशल मेडिकल कॉलेजेस हो गए या हायर सेंटर पे ही, आपको टर्शरी केयर सेंटर पे ही करवाना चाहिए। जी जी मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। सुहेल खान जी, पूछिए। हाँ जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट का मैम एचबी लो है, जैसे 9 है 8 है, तो उसको अगर ओरल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और ओरल मेडिसिन चालू करनी है, तो कितने टाइम तक देना रहता है मैम? देखो पेशेंट को आपको एक तो डाइटरी उसको काउंसलिंग बहुत जरूरी थी, मैंने जो बताया था, है ना। यस मैम। कि देखो इस तरह की चीजें, क्या चीजें खानी है, और क्या जो आप दवाई दोगे वो उसके साथ में क्या नहीं खाना और क्या खाना है। साथ में यस वो मैम। विटामिन सी हो गया, भाई ये जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, आंवला यस हो गया, मैम इस है। तरह की चीजें यस मैम। साथ में खा सकते हैं जी, वो। लेमन वगैरह हो गया मैम। हाँ ठीक है। और इसका जो यूजली जो रहता है कोर्स जो रहता है हमारा, 3 to 6 मंथ रहता है। ठीक है। यस मैम।
डिपेंडिंग ऑन, अब मान लो अगर पेशेंट मेल है तो और थोड़ा लंबा चलेगा, अगर फीमेल है तो 3 to 6 months काफी है। अच्छा मैम, जैसे इंजेक्टेबल देना हो तो 7.5 है, तो क्या इंजेक्टेबल दे सकते हैं आयरन आयरन सुक्रोज सुक्रोज जो आप आईवी कह रहे हो? IV NS 100 ml में मिला के ऐसे कुछ? हाँ देखो, दे सकते हैं अगर पेशेंट मतलब अब उसका वो देना पड़ेगा, पूरा एज ग्रुप देखना पड़ेगा, बाकी सिम्टम तो नहीं है, बाकी हार्ट फेलियर वाले सिम्टम तो नहीं है, ऑलरेडी कहीं जी पेशेंट को स्पैरो में स्वेलिंग तो नहीं है, वो सारी चीजें एक बार देख के, मतलब सारी चीजें पहले पूरा पेशेंट प्रोफाइल के बाद ही बता सकती हूँ मैं आपको ना। ऐसे कोई इसका कोई ये नहीं है कि हाँ ये है तो ये कर दो, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। पूरा बिल्कुल पेशेंट को ही बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा कि उसको कोई जी और कंडीशन तो नहीं है, बाकी कंडीशन होगी तो फिर हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी जी। ये असल में मैम एक मतलब मेल पेशेंट है, उसका 7.5 HB है, और बाकी जो है कोई मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं। बस है तो कि अब उसका डाइटरी हाँ, की वजह से नहीं आयरन तो अब डिफिशियंसी एनीमिया है। यही जी यही मैम। देखना पड़ेगा कि एक मेल पेशेंट का एचबी इतना कम कैसे हो गया। देखो उनका तो 13 नहीं से 14 ग्राम होना मैम चाहिए। फीमेल है मैम, फीमेल। फीमेल फीमेल पेशेंट। फीमेल पेशेंट जी है, तो उसमें जी। आप क्या कह रहे हो कि महीने उसको हैवी फ्लो नहीं आते? ले रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो नहीं, है आवाज उसको सेवन आवाज पॉइंट नहीं है। फाइव है जी, 7.5 mmHb। 7.5 एचबी है फीमेल पेशेंट को। एज ग्रुप क्या बताया आपने? वही होगी मैम, 17 18, 17 18 साल की लड़की है। हाँ, किशोरी किशोर हो गए ना, एडोलेसेंट इनमें भी होने का जी चांस ज्यादा होता है। एडोलेसेंट में जी। जी जी जी। तो और उसका डाइट कैसा है, मतलब भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है? जी जी डाइटरी कम है, डाइटरी मतलब कम, भूख कम लगती है, खाना कम खाते हैं। अच्छा, उसके अलावा भाई बाल झड़ने की शिकायत हो या और कोई थकान, मतलब और भी सिम्टम हो, कोई थायराइड की नहीं, समस्या बाल लग झड़ने रही हो की नहीं, उसको? थकान तो मैम रहती है, जैसे अनीमिया है तो चलती फिरती है, थकान हो जाती है, काम घर का काम करती है तब थकान हो जाती है। हाँ, थायराइड वगैरह की जी। तो कोई समस्या नहीं है उसे? थायराइड मैम अभी तक चेक नहीं हुआ है, हाँ, बाकी एक बार थायराइड एक और देख रिपोर्ट लेते हैं। थायराइड का भी करवा लेंगे। जी। हाँ भाई, रेगुलर उसके पीरियड्स हैं या नहीं है, इरेगुलर आते हैं हाँ महीने, वो ये सारी तो सही है, चीजें। ये तो रेगुलर है मैम, ये तो मैंने हिस्ट्री ली थी। बाकी जी। हल्का शाम को बुखार तो नहीं आता हल्का? नहीं बुखार भी नहीं आता मैम, बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, जी मोस्ट लाइकली फिर ये आयरन की तरफ ही लग रहा है, आयरन डेफिशिएंसी की तरफ ही लग रहा है। जी जी आप जी चाहो तो दे सकते हो पेशेंट को, बाकी एक बार मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली ना जी जी उसका। सीबीसी एटलीस्ट, कम से कम सीबीसी तो मिल जाए मुझे, बाकी तो फिर देखी जी जाएगी, ठीक है ना। जी जी अगर जी। एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी मिल जाए तो वो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि देखो अगर ओके डाइटरी ओके। डेफिशिएंसी जी है ना, तो इन जी जी पेशेंट्स में सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसमें इसमें विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी मिलेगी, इसमें फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी मिलेगी, तो हमें वो सारा ही कॉम्प्लेक्स बना के देना पड़ेगा उसको, है ना। जी जी तो जी। ये इसलिए मैं कह रही थी कि एक बार तो मुझे पूरा रिपोर्ट मिल जाता तो वो बेटर रहता। यस चलिए मैम, मैं यस। मैं रिपोर्ट आपको अभी मतलब वेबिनार के बाद रिपोर्ट सेंड कर दूंगा, और जो है वो हाँ जी, कंसल्टेशन ले लूंगा आपसे। ओके ओके, ठीक है। जी ओके जी सर, थैंक यू मैं मैम। आपसे कांटेक्ट करता हूँ सुहेल खान जी। ठीक है ठीक। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, आपका थैंक यू। काफी वंडरफुल वेबिनार रहा है, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, एनीमिया के बारे में अच्छे से समझाया है। और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर महिमा जो है न्यू ज्वाइन है जियो प्लेटफॉर्म पर, तो आप इनसे भी पेशेंट दिखवा सकते हैं, परामर्श करवा सकते हैं। और सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक मैम किसी भी टाइम अवेलेबल है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके मैम।